नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। हेमंत कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय कर दी। बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार ने स्टेट लॉ कमीशन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला लिया है। पलामू में रोड ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपए, जबकि बोकारो में जैना मोड़ से फुसरो सड़क के लिए 157 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। गोड्डा में सैदापुर बियर प्रोजेक्ट, चतरा चौपारण सड़क के लिए 35 करोड़ और तेलो तरंगा सड़क के लिए 81 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए नारी अदालत योजना को मंजूरी दी गई, जो पहले चरण में 10 पंचायतों में शुरू की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से राज्य के 606 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 134 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरायकेला में डेयरी प्लांट, विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन, ट्रेजरी कोड और कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। शुक्रवार को आयोजित हेमंत कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति अन्य वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। धनबाद और चास नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित अन्य वर्ग के लिए होगा, जबकि पलामू नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी आरक्षण सूची जारी कर दी गई। राज्य के कुल 48 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें कई जगहों पर 2020 और 2022 से चुनाव लंबित है। आरक्षण की घोषणा के साथ ही राज्य भर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। संभावना है कि इस महीने चुनाव की अधिसूचना और होली के आसपास मतदान कराया जा सकता है। झारखंड में मास्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। करीब 9 साल से अटकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार ने जेटेट 2025 की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जा चुकी हैं और उनका निराकरण भी कर लिया गया है। अब सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद जेटेट परीक्षा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। लंबे समय से जेटेट नहीं होने के कारण राज्य में नई शिक्षक भर्तियां ठप थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी देखी जा रही थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने 25 सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा करा लिया जाए। इसी आदेश के बाद सरकार ने नियमावली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज की है। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नियमावली का ड्राफ्ट तैयार होना इस बात का संकेत है कि 9 साल बाद जेटेट कराने की दिशा में ठोस कदम बढ़ चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की नजर कैबिनेट की मंजूरी और परीक्षा की तिथि पर टिकी है। झारखंड के 5 जिलों में अब 14 जनवरी के बाद सरकारी स्कूल खुलेंगे। दरअसल मौसम विभाग द्वारा ठंड और शीतलहरी के चलते 9 और 10 जनवरी को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला और सरायकेला खरसावां के उपायुक्त ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इधर 11 जनवरी को रविवार, 12 और 13 जनवरी को सरकारी स्कूलों में सोहराई की छुट्टी रहेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति की भी छुट्टी है, इसलिए अब 15 जनवरी को सरकारी स्कूल खुलेंगे। हालांकि शिक्षक और कर्मियों को निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित होकर ई विद्या वाहिनी में अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, यह आदेश राज्य के 5 जिलों में लागू रहेगा। इसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला और सरायकेला खरसावां शामिल है। हजारीबाग में सिर्फ 9 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे। गढ़वा और पलामू के डीसी ने स्कूल बंद रखने को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। गढ़वा डीसी के आदेश के अनुसार 14 जनवरी तक सभी सरकारी स्कूल और निजी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई जारी रहेगी, लेकिन समय में बदलाव कर दिया गया है। 14 जनवरी तक निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। गढ़वा डीसी ने शुक्रवार को जारी आदेश में सरकारी विद्यालयों को 10 जनवरी तक बंद रखने और निजी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं को 14 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, 11 जनवरी को रविवार है, जबकि 12 और 13 जनवरी को सरकारी स्कूलों में सोहराई की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति की सरकारी छुट्टी है। इसके कारण गढ़वा के सरकारी स्कूल अब सीधे 15 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। इधर पलामू के डीसी समीरा एस ने 10 जनवरी तक सभी तरह के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। पति पत्नी के बीच का विवाद कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है कि पूरा परिवार बिखर जाता है। गढ़वा जिले से सामने आई यह कहानी इसी सच्चाई को बयां करती है।
करीब 25 साल पहले पति पत्नी के विवाद में एक पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे को संपत्ति और जायदाद तक से बेदखल कर दिया। मामला भंडरिया थाना क्षेत्र के कंजिया मदगड़ी गांव का है। शत्रुघ्न राम और आशा देवी के बीच विवाद के बाद आशा देवी मायके चली गई और बेटे विकास राम का पालन पोषण अकेले किया। वक्त बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, समझदार बना और अपने हक अधिकार के लिए लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। आखिरकार विकास राम ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। भंडरिया थाना प्रभारी और पंचायत समिति सदस्य के संयुक्त पहल से दोनों पक्षों को बैठाकर बातचीत कराई गई और फिर 25 वर्षों बाद एक कठोर पिता का दिल पसीजा और शत्रुघ्न राम ने अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से फिर से स्वीकार कर लिया। इस भावुक पल को देखने के लिए गांव में सैकड़ों लोग जुटे और आज मदगड़ी गांव में खुशी और राहत का माहौल है। प्रशासन की पहल से एक बिखरा हुआ परिवार आखिरकार फिर से जुड़ पाया। गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र में रहने वाले लोग अब सावधान हो जाइए, क्योंकि इलाके में हाथियों का आतंक एक बार फिर शुरू हो चुका है। गुरुवार की रात चिनिया प्रखंड के चिरका गांव के आमाटोला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर हाथी ने 52 साल की गीता देवी को कुचल कर मार डाला। घटना उस समय हुई जब गीता देवी अपने पति प्रभु कोरवा के साथ घर में सो रही थी और अचानक हाथियों ने घर पर धावा बोल दिया और महिला को कुचल दिया। हाथी का यह तरीका पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए हालिया हमलों जैसा ही बताया जाता है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई थी। पिछले एक सप्ताह में पश्चिमी सिंहभूम में हाथी 17 लोगों की जान ले चुका है। इधर वन विभाग ने भंडरिया वन क्षेत्र में एक हाथी के घूमने को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की अपील है कि ग्रामीण रात के समय आवागमन से बचें और जंगल की ओर न जाएं। किसी भी हलचल की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। तो बता दें, प्रत्येक साल इन इलाकों में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं होती है, लेकिन इस बार खतरा काफी गंभीर बताया जाता है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और लातेहार में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। डाल्टनगंज, हजारीबाग, खूंटी और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को हजारीबाग में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि मैकलुस्कीगंज में पारा -1.5 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड को देखते हुए राज्य के 6 जिलों में 9 और 10 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 14 जनवरी तक सुबह के समय अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 2 दिन तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 11 जनवरी के बाद 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को सबसे कम विजिबिलिटी डाल्टनगंज में 300 मीटर और देवघर में 500 मीटर रिकॉर्ड की गई। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्ति झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत की गई है। नामित किए गए निर्वाची पदाधिकारी अपने अपने नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया का संचालन करेंगे, जबकि सहायक निर्वाची पदाधिकारी उन्हें चुनावी कार्यों में सहयोग देंगे। महापौर पद के लिए अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अलावे नगर निगम के अलग अलग वार्ड, बड़की सरैया और धनवार नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के लिए भी अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि कानूनी प्रावधानों के तहत निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब गिरिडीह जिला पूरी तरह चुनावी मोड में आ गया है। 10 जनवरी को राज्य के 3 जिलों में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जहां निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 18 साल से अधिक आयु के युवा इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग तय है। अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की छाया प्रति साथ लानी होगी। रोजगार मेला से जुड़ी अधिक जानकारी झारनियोजन.झारखंड.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय बरटाण धनबाद के परिसर में आयोजित किए गए रोजगार मेले में 2567 युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किरीबिरू ऑफिस परिसर में लगने वाले मेले में 475 युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। चाईबासा जिला के गवर्नमेंट ITI परिसर चाईबासा में निजी क्षेत्र के 336 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। गढ़वा जिले से सरकारी योजनाओं में भारी लापरवाही और गड़बड़ी की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सिंगल विलेज स्कीम के तहत डीप बोरिंग, जल मीनार निर्माण और घर घर पानी पहुंचाने के लिए 31 करोड़ 56 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि संवेदकों ने पूरी राशि निकाल ली। इसके बावजूद तय समय पर काम को पूरा नहीं किया। प्रभात खबर में छपी पीयूष तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 में 53 योजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई थी, जिन्हें 1 साल में पूरा करना था, लेकिन 2 से 3 साल बीतने के बाद भी कई योजनाएं अब तक अधूरी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय सिंह ने गढ़वा की मेसर शोभानंद कंस्ट्रक्शन, मेराल के संतोष कुमार चौबे, डाल्टनगंज के BD इंडस्ट्रीज और रांची की अपूर इंफा को काली सूची में डालने की अनुशंसा विभाग से कर दी है। इन एजेंसियों को 13 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया, जबकि 34 अन्य एजेंसियों को 18 करोड़ से ज्यादा की राशि दे दी गई। इसके बाद भी काम अधूरा है।
अब संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर राशि ब्याज सहित वसूली और नीलामी वाद की तैयारी है। मामले ने विभागीय निगरानी और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची से साहेबगंज के बीच नेशनल हाईवे की मिसिंग सड़कों को 4 लेन और 6 लेन बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इसका आश्वासन दिया है। ऐसे में पूरी तरह अब कंफर्म हो जाइए, रांची से साहेबगंज की मिसिंग सड़कें 4 लेन और 6 लेन हो जाएगी, क्योंकि गडकरी जी जो कहते हैं वही करते हैं। दिल्ली में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने जैना मोड़, डुमरी, फुसरो और देवघर से मिर्खाबाद के बीच मिसिंग हिस्सों को 4 लेन 6 लेन में बदलने के प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजमहल से पश्चिम बंगाल के मानिकचक तक गंगा नदी पर पुल निर्माण के प्रस्ताव पर भी डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। इस पुल के बन जाने से झारखंड को पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया गेटवे मिल जाएगा। बैठक में एनएचआई, एनएच और राज्य सरकार की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड करने को कहा गया है। पेशा नियमावली लागू होने के बाद अब 100 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन अभी और इंतजार करना होगा। राज्य के 24 जिलों में कुल 444 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया में 22 जिलों की नीलामी पूरी हो चुकी है, जबकि पलामू और गढ़वा में अब भी प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पेशा नियमावली को लेकर बालू घाट और लघु खनिजों के आवंटन पर हाईकोर्ट की लगी रोक अब हटने वाली है। जहां पर नीलामी पूरी हो चुकी है वहां लेटर ऑफ इंटेंट तो जारी हो गया, लेकिन माइनिंग लीज कोर्ट के आदेश के बिना नहीं दिया जा सकता। लीज मिलने के बाद भी बालू घाट शुरू करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति, पर्यावरण स्वीकृति और सीटीओ सीटीई लेना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कोर्ट से रोक हटती है तो इसके बाद भी अप्रैल तक बालू घाट के चालू होने की संभावना है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो फिलहाल झारखंड में एक भी बालू घाट वैध तरीके से चालू नहीं है, लेकिन अवैध रूप से बाजार में बालू की सप्लाई जारी है। 100 सीएफटी बालू की कीमत 4000 से 6500 रुपए तक और एक हाइबा करीब 25,000 रुपए में बालू बिक रहा है। रांची सासाराम इंटरसिटी और राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे की आधिकारिक घोषणा के अनुसार 8 जनवरी से रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस अब मेसरा बरकाकाना मार्ग होकर चलेगी। इसके अलावे रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रांची टाटीसिलवे मेसरा बरकाकाना परिवर्तित रूट से संचालित की जाएगी। लोहरदग्गा जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन अब लोहरदग्गा स्टेशन के बजाय करीब 8 किलोमीटर दूर इरगांव होल्ड तक किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए लोहरदग्गा से इरगांव के बीच फिलहाल 2 बसें चलाई जाएंगी, जिसकी संख्या और आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा लोहरदग्गा से टोरी के लिए कनेक्टिंग ट्रेन भी शुरू की जा रही है, ताकि यात्रियों को आगे की यात्रा में परेशानी न हो। लोहरदग्गा में कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के एक पिलर में दरार आने के बाद लोहरदग्गा रेलवे स्टेशन को मार्च महीने तक बंद कर दिया गया है। इसके चलते रांची से लोहरदग्गा के बीच किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। पलामू की अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। भू अर्जन मुआवजे के एक मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पलामू के प्रधान जिला जज श्रीराम शर्मा ने पलामू डीसी के सरकारी बैंक खातों को 15 दिनों के लिए अटैच करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद अब डीसी का सरकारी खाता न तो किसी को पैसा ट्रांसफर कर पाएगा और न ही उसमें कोई राशि जमा की जा सकेगी। दरअसल एक रैयत की जमीन सरकारी उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी। कोर्ट ने उचित मुआवजा भुगतान का स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन पलामू जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया। जब डीसी स्तर से भी याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली तो मामला पलामू के प्रधान जिला जज की अदालत में पहुंच गया। लगातार आदेश की अनदेखी से नाराज होकर कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आदेश भी कानून से ऊपर नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिन के बाद होगी। अब देखना होगा कि अगली तारीख से पहले रैयत को मुआवजा मिलता है या कोर्ट और कठोर कार्रवाई करता है। झारखंड की महिलाओं ने इस वित्तीय वर्ष में सितंबर तक 6,446 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसमें रांची जिला सबसे आगे है, जहां की महिलाओं ने 1,356 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 890 करोड़, धनबाद में 813 करोड़, हजारीबाग में 452 करोड़, पलामू में 368 करोड़ और कोडरमा में 44 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो सितंबर 2024 तक महिलाओं पर कुल लोन 20,548 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 23,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में महिलाओं का लोन 3,197 करोड़ रुपए बढ़ गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाएं लोन का किस्त समय पर चुकाती हैं, पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं और स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से उन्हें मजबूत सहयोग मिलता है। यही वजह है कि झारखंड में महिलाओं पर बैंकों का भरोसा तेजी से बढ़ने लगा है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 16 जनवरी से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा के परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र 17 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र स्कूल और कॉलेज द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे और वहीं से छात्रों को वितरित किए जाएंगे।
आपको बता दें, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी, जबकि परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इधर 11वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी 13 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फार्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटर परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन फार्म भी 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। विलंब शुल्क के साथ 14 और 15 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। सभी आवेदन जैक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा रहा है। रांची में अब आपको जूट के झोले में सब्जी मिलेगी। पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी। नगर निगम ने फैसला लिया है कि अटल स्मृति वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट में नॉन ओवन और जूट बैग बनाने की मशीन लगाई जाएगी। इन मशीनों से तैयार बैग पॉलीथीन का विकल्प होंगे और इनका संचालन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह करेंगे। निगम के मुताबिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बैग निर्माण और उसकी मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे रोजगार भी मिलेगा और प्लास्टिक का उपयोग भी घटेगा। शुरुआत में इन बैगों का इस्तेमाल नगर निगम के कार्यक्रम, सरकारी दफ्तर और स्थानीय बाजारों में किया जाएगा। इसके साथ ही नागा बाबा खटाल में डाब से रस्सी बनाने की मशीन भी दोबारा शुरू होगी, जिससे फल दुकानों का कचरा दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। आपको बता दें, झारखंड में प्रत्येक साल 20,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जबकि रांची में प्रत्येक दिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक निकलता है। झारखंड के शराबी और गंजेड़ी चूहे अब डोडा भी खाने लगे। ऐसे में कोर्ट ने सबूत के अभाव में डोडा तस्कर के आरोपियों को बरी कर दिया। रांची के नामकुम थाना में जब्त किए गए डोडा में से करीब 635 किलो डोडा चूहों द्वारा नष्ट कर दिया गया। मामला वर्ष 2019 का है, जब कोलाड गांव के पास पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में कार्तिक महतो और चूरू लोहरा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि 45 बोरियों में 836 किलो डोडा जब्त किया गया, लेकिन केस आईओ बदलते गए और डोडा का वजन कागजों में घटता चला गया। जजमेंट के समय कोर्ट को बताया गया कि अब सिर्फ 200 किलो डोडा ही बचा हुआ है। कोर्ट ने पाया कि एफएसएल के लिए भेजे गए 5 में से 4 सैंपल बॉक्स चूहों ने कुतर दिए। न बोरियां सील थी, न कोई पहचान चिन्ह मौजूद था। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस यह साबित ही नहीं कर पाई कि वही डोडा जब्त हुआ था जिसका केस बनाया गया। सबूत नष्ट होने और जांच में भारी लापरवाही के कारण दोनों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला जब्त मादक पदार्थों के सुरक्षित रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इससे पहले झारखंड में चूहों द्वारा शराब पीने और गांजा खाने के भी मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के 3 शहरों में मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द चलने वाली है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी। प्रस्ताव के अनुसार राजधानी रांची में कुल 51.3 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनेगा। रांची में मेट्रो के 3 रूट तय किए गए हैं। पहला कचहरी गोलचक्कर से नया सराय तक 16.1 किलोमीटर, दूसरा पहाड़टोली से नामकुम तक 13.7 किलोमीटर और तीसरा कांके से तुपुदाना तक 21.5 किलोमीटर। अनुमान है कि रांची मेट्रो से रोजाना 70,000 से अधिक यात्री सफर करेंगे। केंद्र सरकार के निर्देश पर नया सीएमपी तैयार होने के बाद जुटको ने एएआर और डीपीआर के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इधर जमशेदपुर और धनबाद के लिए डीपीआर तैयार करने को लेकर मेसर्स राइट्स कंपनी को लेटर ऑफ एक्सटेंशन भी जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि मेट्रो कहां एलिवेटेड और कहां अंडरग्राउंड चलेगी। नई गाड़ियां होते हुए भी झारखंड पुलिस आज भी पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों के सहारे कानून व्यवस्था को संभाल रही है। राज्य के 606 थानों में 1079 पुलिस वाहन कंडम घोषित किए जा चुके हैं। इन्हें बदलने के लिए जून महीना में 1255 नई एसयूवी बोलेरो खरीदने को मंजूरी दी गई। इनमें से 630 नई बोलेरो वाहन 2 महीने पहले खरीद ली गई, लेकिन अब तक यह गाड़ियां जिला और थानों तक नहीं पहुंच पाई। सभी गाड़ियां रांची के धुरवा स्थित झारखंड जगुआर मैदान में खड़ी हैं। वजह सिर्फ एक है, कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होना। इधर थाना और ओपी में अब भी खटारा गाड़ियों से पेट्रोलिंग हो रही है। ब्रेकडाउन, स्टीयरिंग फेल और ड्यूटी के दौरान गाड़ी खराब होना आम बात हो गई है। सिर्फ रांची में 2 महीनों में 14 वाहन ब्रेकडाउन के बाद गैरेज भेजे गए। आईजी प्रोविजन मयूर पी कन्हैयालाल के अनुसार गाड़ियां अभी विभाग को हैंडओवर नहीं की गई हैं। जिलों में आवंटन में और समय लगेगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 1959 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक हासिल किए हों और वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक जरूरी शर्त यह भी होगा कि अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने सभी जिलों को अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य के आवासीय विद्यालय के छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिलावार सबसे अधिक 255 सीट गिरिडीह जिले के लिए तय किया गया है। कुल मिलाकर यह योजना गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मजबूत सहारा देने वाली है। राज्य के 10वीं तक के 1711 हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
इस योजना पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और नई कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। अभी राज्य में 1158 +2 स्कूल हैं, लेकिन इस योजना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2869 हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो सभी स्कूलों को पूरी तरह तैयार होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह योजना ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। रांची में अब टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए चाबी नहीं, सिर्फ 10 रुपए का सिक्का चाहिए। रांची नगर निगम ने शहर का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट टॉयलेट धुरुआ के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगा दिया है। इस टॉयलेट की खासियत है कि 10 रुपए का सिक्का डालते ही दरवाजा अपने आप खुलेगा, अंदर जाते ही लाइट ऑन होगी और टॉयलेट पेन ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा। इस्तेमाल के बाद बाहर निकलते ही फिर से फ्लश होगा और फर्श भी खुद साफ हो जाएगी। बाहर लगे इंडिकेटर से पता चलेगा कि टॉयलेट खाली है या भरा हुआ है। अगर कोई अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है तो सेंसर एक्टिव होकर दरवाजा लॉक कर देगा। एक सीट वाले इस स्मार्ट टॉयलेट की लागत करीब 14 लाख रुपए है। मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू की पहल पर अब शहर के 4 और स्थानों पर इसे लगाने की तैयारी है। फीडबैक अच्छा रहा तो बाजार और बस स्टैंड में भी ऐसे स्मार्ट टॉयलेट लगाए जाएंगे। झारखंड में ग्रामीण सड़कों और पुल निर्माण की योजनाएं साल भर से फैसले के इंतजार में अटकी है। विधायकों की अनुशंसा पर कितनी सड़क और पुल योजनाएं बनेंगी, इस पर अब तक ग्रामीण कार्य विभाग कोई नीति तय नहीं कर पाया। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो इस साल नई योजनाएं लेने का मौका हाथ से निकल जाएगा। आपको बता दें, प्रत्येक साल मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कम से कम 10-10 करोड़ रुपए मिलने की नीति बनती है, लेकिन इस बार वह नीति अब तक तैयार नहीं हो पाई। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1 की केंद्र से मिली राशि 31 दिसंबर तक निकालनी थी, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया और पैसा लैप्स हो गया। अब यह राशि राज्य सरकार को अपने खजाने से देनी पड़ सकती है। विभाग का कहना है कि एसएनए स्पर्श सिस्टम में तकनीकी अड़चनों के कारण भुगतान नहीं हो पाया। कुल मिलाकर झारखंड में पैसों की कमी और नीति में देरी के कारण ग्रामीण सड़कों और पुल का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के नेतरहाट और पतरातू घाटी में जल्द ही ग्लास ब्रिज बनेगा। पर्यटन विभाग ने नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट और कोयल व्यू पॉइंट पर 2 ग्लास ब्रिज, जबकि पतरातू घाटी में 1 ग्लास ब्रिज का प्रस्ताव तैयार किया है। इन ब्रिजों को अलग अलग डिजाइन में बनाया जाएगा। एक गोल आकार का होगा, एक लंबा और सीधा और एक 2 हथेली के आकार में बनेगा। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ग्लास की मजबूती और भार सहन की क्षमता IIT कानपुर से जांच कराई जा रही है। तीनों परियोजनाओं पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। DPR सड़क निर्माण विभाग को भेजी जा चुकी है और मंजूरी मिलते ही इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्लास ब्रिज का मॉडल बिहार के राजगीर जैसा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इन ब्रिजों से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर नई पर्यटन पहचान मिलेगी। रांची के रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। करीब 5 साल से अटकी यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी कमेटी 9 जनवरी को अहम बैठक करेगी और इस बैठक में रांची के रिम्स और रांची के राज अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देने पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल झारखंड में सिर्फ एक निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। इस वजह से मरीजों को दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जाना पड़ता है। निजी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट पर 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्च होता है। रिम्स में यह सुविधा शुरू होने पर ऑर्गन मिलने के बाद ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया जाएगा, जिससे गरीब मरीजों को फायदा होगा। रिम्स पिछले 3 साल से तकनीकी रूप से तैयार है। यहाँ पर नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थेसिया और सुपर स्पेशलिटी सुविधा मौजूद है। अगर 9 जनवरी की बैठक में मंजूरी मिल जाती है तो अगले 6 महीने के भीतर रांची के रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो अब थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड पुलिस ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब आप झारखंड पुलिस की वेबसाइट citizen.jharkhandpolice.gov.in पर जाकर मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे। यहीं से आप अपना मोबाइल नंबर ब्लॉक कराने का अनुरोध भी कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आपको मोबाइल का ब्रांड, IMEI नंबर, सिम नंबर, घटना की तारीख, स्थान, जिला और थाना की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य वैध दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन जमा होते ही OTP के जरिए शिकायत दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाना आपसे संपर्क करेगा। झारखंड में प्रत्येक दिन औसतन 30 मोबाइल फोन चोरी या गुम होते हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को एफिडेविट, रसीद और बार बार थाना जाने की झंझट से राहत मिलेगी।